नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानियों की विशाल दुनिया में। और एक बार फिर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक और बेहतरीन खूनखार कहानी जिसका नाम है बेरहम कातिल। एक फिल्मी लेखक जिसे अपनी कहानी के लिए खून खराबे और दहशत से भरा एक प्लॉट चाहिए। एक खूनी जो फरार होकर एक कस्बे में घुस जाता है। एक जवान और सुंदर पत्नी जिसे शिकायत है कि उसका पति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, और किस्मत जब उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देती है तो शुरू होता है एक खूनी ड्रामा जो जेम्स चेज की सदाबहार कहानियों की तरह सम्मोहक और दिलचस्प होने के साथ साथ खौफनाक और भयावह भी है। पेरी वेल्टन हार्ट के ऑफिस पहुंचा तो बारिश तेज हो चुकी थी। पेरी और हार्ट करीब 6 साल से इकट्ठे काम कर रहे थे। पेरी बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर माना जाता था और हार्ट की टक्कर का डायरेक्टर पूरी हॉलीवुड में नहीं था। बड़े बड़े स्टार एक्टर हार्ट के सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे, लेकिन पेरी को हार्ट अपने बेटे की तरह मानता था। शायद इसकी वजह यह भी थी कि पेरी ने हार्ट के लिए जितनी भी स्क्रिप्टें लिखी थी उन सब पर बनी फिल्में बेहद कामयाब रही थीं और उनसे हार्ट को करोड़ों डॉलर की कमाई हुई थी। और अब हार्ट चाहता था कि पेरी उसके लिए एक सनसनीखेज फिल्म लिखे, रोंगटे खड़े कर देने वाली, जिसमें एक्शन, रोमांस, खून खराबा, सनसनीखेज भागदौड़ हो। और जब तक फिल्म चलती रहे दर्शक की सांस अटकी रहे कि आगे क्या होगा। 2 महीने से पेरी इसी कोशिश में था कि कोई अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार कर सके जो हार्ट को संतुष्ट कर सके, लेकिन पेरी इसमें कामयाब नहीं हुआ। जब पेरी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया तब हार्ट ने कहा, देखो पेरी, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसा बढ़िया राइटर मिला हुआ है जो नेचुरल लिखता है। तुम मेरी पूंजी हो, जायदाद हो मेरे लिए बेशकीमती, इसलिए मैं तुम पर पूरी नज़र रखता हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई अपनी कीमती चीज़ों की देखभाल करता है। आपकी दया है, पेरी ने विनम्रता से कहा। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम काम की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो पेरी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम 2 माह में भी कोई नया आइडिया न लेकर आए हो। मेरा ख्याल है कि इसकी एक ही वजह है, हार्ट ने कुछ झिझक कर कहा, और वो है तुम्हारी बीवी। पेरी चौंक गया। उसे बहुत बुरा लगा था। उसने नागवारी से कहा, मिस्टर हार्ट, मैं अपनी बीवी का जिक्र कारोबारी मीटिंग में किया जाना पसंद नहीं करता। ये तो स्वाभाविक है, हार्ट ने लापरवाही से कहा। कोई भी इस तरह की बात पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी और तुम्हारी बात दूसरी है। तुम जानते हो कि मुझे तुमसे कितना लगाव है, इसलिए मैं तुम्हारे हालात पर भी नज़र रखता हूँ। जब कोई 38 साल का आम सी शक्ल सूरत वाला आदमी 22 साल की खूबसूरत लड़की से शादी करेगा, थोड़ी मुश्किलें पैदा हो जाना लाजमी है। हॉलीवुड में कामसिन और खूबसूरत लड़कियाँ अपने सारे ख्वाब जल्दी पूरे करने के लिए किसी अधेड़ उम्र दौलतमंद से शादी करने को सबसे आसान रास्ता समझती हैं। देखो पेरी, तुम्हें कुछ दिन सुकून से काम करने की ज़रूरत है। मेरा सुझाव है कि तुम कुछ दिनों के लिए फ्लोरिडा वाले अपने फार्म हाउस में चले जाओ। शैला को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ रहकर खुले दिमाग से सोचो। मेरा ख्याल है तुम्हें बहुत जल्द कोई एक धांसू आइडिया मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कभी शक नहीं रहा। तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। पेरी ने कुछ देर सोचा और उसे एहसास हो गया कि वो भी यही चाहता है। शैला की उटपटांग फरमाइशों के नतीजे में होने वाली घरेलू लड़ाइयों ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर रखा था और उसे तन्हाई में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। पेरी को लगा हार्ट दुरुस्त कह रहा है। उसे वाकई कुछ दिन शैला से दूर चले जाने की ज़रूरत है ताकि अपने करियर को संभाल सके। उसने मुस्कुराकर हार्ट की तरफ देखा और सहमति से सिर हिलाया। आपका सुझाव अच्छा है, इस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। उस दिन घर वापस लौटकर पेरी ने शैला को बताया तो शैला की आंखें चमक उठी। वो कंधे उचकाकर बोली, तुम 2 महीने के लिए वहाँ जा रहे हो और मैं यहाँ कैसे गुजारूंगी? मैं तुम्हारे लिए $7,000 का चेक काट दिया है। सिर्फ $7,000? शैला ने मुंह बिसूरा। बाकी तमाम बिलों की पेमेंट तो बैंक करेगा, फिर तुम्हारे लिए इतनी रकम काफ़ी होनी चाहिए। इतना कहकर पेरी ऊपर अपने कमरे में आ गया और अपना सामान वगैरह इकट्ठा करने लगा। तभी उसने शैला की आवाज़ सुनी। वो कहीं जा रही थी। इसका मतलब उसने अभी से अपने तफरीफ का सामान तलाश करना शुरू कर दिया। पेरी जब फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ तो तब भी वो घर पर नहीं थी। अपनी टोयोटा में बैठा वो तेज बारिश की आवाज़ें सुनता हुआ सोच रहा था कि शायद 2 माह का यह सुकून भरा अरसा उसकी रचनात्मक क्षमता को फिर से लौटा दे
उसने दूर सड़क पर निगाह दौड़ाई जहां बारिश के कतरे नाच रहे थे। पेरी ने मील के पत्थर पर निगाह डाली। उसका फार्म हाउस करीब 10 मील दूर था। इस मूसलाधार तूफानी बारिश में गाड़ी चलाकर वो बहुत थक गया था और उसे भूख भी लग रही थी। पेरी का दिल चाह रहा था कि 10 मील का फासला पलक झपकते ही तय हो जाए और वो अपने आरामदेह घर में कॉफ़ी के कप के साथ मज़ेदार सैंडविच खाकर लुत्फ़ ले। पेरी को यह सुविधा हासिल थी कि कस्बे का शेरिफ रॉस और उसकी बीवी रोजी उसके घर की देखभाल करते थे और रोजी इस बात का ख्याल रखती थी कि उसका फ्रीज़र हर वक्त खाने पीने की चीज़ों से भरा रहे ताकि पेरी जब भी कभी वहीं पहुँचे उसे खाने पीने की दिक्कत ना पेश आए। शेरिफ रॉस पेरी का अच्छा दोस्त था और जब भी पेरी यहाँ आता था उसे मेयर से मिलना अच्छा लगता था। सिर्फ 1 मील बाद उसके कस्बे की तरफ मुड़ जाना था, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से उसकी रफ्तार बिल्कुल सुस्त थी। फिर बारिश इतनी तेज़ हो गई कि पेरी को रफ्तार और कम करनी पड़ी। बाहर अंधेरे में देखने के लिए पेरी को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना पड़ रहा था। वो कस्बे के मोड़ के करीब पहुंच चुका था और अचानक उसे लाल रोशनी जलती बुझती नजर आई जो उसके कार की तरफ ही बढ़ रही थी। पेरी ने ब्रेक पर पांव रखा। गाड़ी रुकते रुकते लाल रोशनी के करीब पहुंच गई। पेरी ने देखा कि वो एक पुलिस ऑफिसर था जो आमतौर पर हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल पर रहता था। पेरी ने शीशा नीचा किया तो बारिश की बौछार ने उसका चेहरा भिगो दिया। पुलिस वाले ने अपनी टॉर्च की रोशनी कार पर डाली। पहले पिछली सीट पर देखा, फिर फ्रंट सीट पर। पेरी ने उलझ कर देखा। क्या बात है? मेरी कार खराब हो गई है। मैं कहीं से फ़ोन कर सकता हूँ? आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मैं अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लेना। शुक्रिया जनाब। इस वक्त आप मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हुए हैं, उसने जवाब दिया। वो बारिश में भीगता हुआ तेज़ी से दूर दरवाजे की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर पेरी के बराबर बैठ गया। बारिश ने बहुत परेशान कर दिया है, पेरी ने कहा। हाँ, पुलिस वाले ने कहा। उसकी आवाज़ तेज़ और कड़क थी। बस हम आधा मील चलकर बाईं तरफ घूमेंगे। वो सड़क मेरे घर तक जाती है। न जाने बारिश ने उसका क्या हाल किया हो। पेरी ने यूं ही बात करने की नीयत से कहा। पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। पेरी ने फिर कहा, पुलिस कारों में तो वायरलेस सेट लगे होते हैं, तुम उस पर भी बात कर सकते थे। उसका रेडियो सिस्टम ख़राब हो गया था। वह भींचे हुए होठों से बोला, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। मैं सीधे उन्हें इत्तला देना चाहता हूँ कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। तुम्हारा नाम क्या है? पेरी ने पूछा। तुम मुझे जिमी ब्राउन कह सकते हो, वो लंबी खामोशी के बाद बोला। मेरा नाम पेरी है। पेरी ने उसकी तरफ देखा। अपनी निगाहें सड़क पर रखो और ध्यान ड्राइविंग पर, पुलिस वाला सख्त लहजे में बोला। पेरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन बारिश की बौछार कुछ देखने नहीं दे रही थी। आखिर जिमी चीखा, गाड़ी दाईं तरफ करो, दाईं तरफ। मगर पेरी वक्त पर गाड़ी नहीं काट सका और गाड़ी कीचड़ भरे गड्ढे में उतर गई। उसके अगले पहिए तो बाहर निकल गए मगर पिछले पहिए फंस कर रह गए। पेरी ने इंजन पर जोर दिया मगर पहिए वहीं पर घूमते रहे। क्या मुसीबत है, हम तो फंस गए, पेरी परेशान होकर बोला। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। जिमी दरवाज़ा खोलकर बाहर बारिश में निकल गया। अपने लंबे फुल बूटों से चलता बारिश के पानी और कीचड़ में खड़ा कुछ देर गाड़ी को देखता रहा। फिर शीशे के पास आकर जोर से बोला, मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। जब तुम मेरी आवाज़ सुनो तो गियर डालकर आगे बढ़ाने की कोशिश करना। पेरी ने हैरत से जिम्मी की तरफ देखा। सामान से लदी टोयोटा को कीचड़ से निकालना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी पेरी ने उसके कहे मुताबिक इंजन स्टार्ट किया। होशियार, पेरी को जिम्मी की आवाज़ सुनाई दी। पेरी ने फौरन गियर लगाया और एक्सीलरेटर पर दबाव डाला। उसे महसूस हुआ कि गाड़ी का पिछला हिस्सा ऊपर उठा है। पहिए हरकत में आए और गाड़ी का पिछला हिस्सा उस दलदल से बाहर निकल गया। पेरी हैरान रह गया। जिम्मी ने गाड़ी का पिछला हिस्सा उठाकर उसे आगे धकेल दिया था। पेरी ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। वो सोच रहा था कि जिम्मी गेंडे की तरह ताकतवर है। जिम्मी ने शीशे में झांका और उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर बोला, तुम जरा आगे खिसको, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। इससे पहले कि पेरी कुछ कहता, जिम्मी ने उसे धकेल दिया। पेरी काफ़ी थक चुका था, इसलिए उसने भी प्रतिरोध नहीं किया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, सिगरेट लोगे? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, जिम्मी ने जवाब दिया। पेरी को हैरत हुई मगर वो खामोश ही रहा। सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाता हुआ वो सड़क की तरफ देख रहा था जो लगातार भारी बारिश से टूट फूट गई थी। मगर जिम्मी बड़ी होशियारी से मोड़ काटता और पानी भरे गड्ढों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था।
पैरी को स्टीयरिंग व्हील पर जमे उस बड़े बड़े मजबूत हाथ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे और हैट के छज्जे में छुपा हुआ था। करीब 20 मिनट के बाद वो फार्म हाउस में थे। पैरी ने चैन की लंबी सांस खींची और जिम्मी से बोला, अगर तुम ना होते मुझे यह रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता। उसने गाड़ी से निकलकर लाइट जलाई और कीचड़ से भरे जूते बाहर उतारते हुए जिम्मी की तरफ देखा। उसने भी हैट उतार दिया था और पहली बार पैरी उसे साफ देख रहा था। वो आम सी शक्ल और मजबूत जिस्म वाला आदमी था, जिसकी नीली आंखों में हिंसक चमक थी और माथे पर झुके हुए बालों का रंग मूसे जैसा था। बाल गंदे चीकट हो रहे थे। कमर में गर्द रिवॉल्वर की बेल्ट नजर आ रही थी। पैरी ने अपनी तरफ देखता पाकर वो बोला, मेरा ख्याल है हमें अंदर चलकर आराम करना चाहिए। पैरी ने ताला खोला और सजे सजाए घर में दाखिल होते हुए बोला, आओ जिम्मी, अंदर आ जाओ। जिम्मी ने अंदर आकर घर की कीमती और शानदार सजावट पर निगाह डाली और प्रशंसात्मक लहजे में बोला, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया, पैरी ने कहा, मैं जरा नहा लूँ, तुम्हारे लिए कपड़े निकाल लूँ, तब तक तुम फ़ोन कर लो। पैरी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और अपने लग्जरी रूम में दाखिल हुआ। उसने घड़ी देखी, करीब आधी रात गुजर चुकी थी। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां जिम्मी हैरत से कमरे की सजावट और कीमती सामान को देख रहा था। पैरी ने प्रसन्नता से कहा, तुम किसी तरह सुकुड़ा कर यह कपड़े पहन लो। सुबह तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे या उन्हें ड्रायर से सुखा लेना। अगर नहाना चाहते हो तो नहा लो, मैं भी नहा कर आता हूँ, फिर खाने का कुछ करते हैं, बहुत भूख लगी है। गीले कीचड़ भरे कपड़ों को उतार कर नहाना बहुत अच्छा लग रहा था। पैरी खुद को ताज़ादम महसूस करने लगा। उसकी भूख कुछ और बढ़ गई। बालों को तौलिए से सुखाते हुए उसने रेडियो लगाया ताकि मौसम की जानकारी मिल जाए। बारिश जिस ढंग से हो रही थी उससे तो लगता था कि यह अभी भी कुछ दिन रुकने वाली नहीं है। फ्रीजर में उसके पास खाने पीने का सामान तो काफ़ी था, फिर भी उसे अंदाज़ा तो होना चाहिए था कि आइंदा मौसम का क्या हाल रहेगा, क्योंकि कस्बे से दूर इस फार्म हाउस का कस्बे तक का रास्ता बहुत अच्छा नहीं था। मौसम की ताज़ा भविष्यवाणी यही थी कि मौसम के ये तेवर अगले 24 घंटे तक ऐसे ही रहेंगे। पैरी ने रेडियो बंद किया, जल्दी जल्दी बालों में ब्रश किया और नीचे आ गया। जिम्मी नहा चुका था और पैरी के कपड़ों में अजीब कार्टून दिखाई दे रहे थे। उसके मजबूत बाजू पर एक कोबरा नाग की तस्वीर खुदी हुई थी। पैरी ने उसे देखा। कुछ खाओगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं इस वक्त सिर्फ सोना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। तुमने फ़ोन कर लिया? पैरी ने पूछा। नहीं, तुम्हारा टेलीफोन ख़राब है, जिम्मी ने जवाब दिया। अच्छा, शायद मौसम का असर है, पैरी ने कहा। वह अजीब सी हंसी हंसा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। पैरी ने जल्दी से फ़ोन को देखा। उसका तार बाहर निकला पड़ा था। पल भर के लिए पैरी स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने इस आदमी को अपने यहाँ रात गुजारने की दावत देकर बहुत बड़ी गलती कर डाली है। पैरी की भूख गायब हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे फौरन अपने पिस्तौल का ख्याल आया जो गाड़ी में था। वो जल्दी से उठकर बाहर गया, लेकिन यह देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसे फौरन अपने पिस्तौल का ख्याल आया जो गाड़ी में था। वो जल्दी से उठकर बाहर आया, लेकिन यह देखकर उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई कि गैरेज का दरवाज़ा बंद था और चाबी कहीं नहीं थी। पैरी घबरा गया। इसका मतलब था कि वो कस्बे से दूर दराज इस फार्म हाउस में दुनिया से कट कर रह गया है। वह तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। अचानक उसकी निगाह मेटल पीस पर गई। उसका ट्रांजिस्टर रेडियो भी गायब था। वो सिर पकड़कर कुर्सी पर ढेर हो गया। उसका दिमाग सुन्न होकर रह गया था। उसके चारों तरफ खतरे की घंटियाँ बज रही थी। दूसरे कमरे में वो राक्षस जैसा आदमी कमर पे पिस्तौल लटकाए बैठा था और निहत्था पैरी यहाँ अकेला दुनिया से कटा हुआ बैठा था, उसके रहमो करम पर। पैरी ने सिगरेट सुलगाई और उसके लंबे लंबे कश लेता हुआ सोचने लगा कि अब इस हालत में उसे क्या करना चाहिए। बाहर बारिश का शोर निरंतर सुनाई दे रहा था और पागल हवा चीख रही थी। थकावट और परेशानी ने पैरी को निढाल सा कर रखा था। उस तरह बैठे बैठे न जाने कब वह सो गया। पैरी की जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो नहाया धोया, शेव बनाई और नीचे आते हुए सोच रहा था कि काश वो खतरनाक आदमी खुद ही चला जाए और अपने घर में इत्मीनान से काम कर सके। लेकिन जैसे ही पैरी कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा, उसे कॉफ़ी उबलने की खुशबू आई। पैरी का मुंह कसैल गया। इसका मतलब था कि वो मुस्तंडा अभी तक यहीं पर है, उसने सोचा। पैरी कुछ और सीढ़ियाँ उतरा तो उसे गोश्त भुनने की महक भी आने लगी। उसने किचन का दरवाज़ा खोला।
जिम्मी चूल्हे के पास खड़ा था। उसने पेरी के कपड़े पहन रखे थे और रिवॉल्वर अभी भी उसकी कमर पर बंधा लटक रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर जिम्मी ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे फ्रिज में खाने पीने का काफ़ी सामान पड़ा है। कॉफ़ी तैयार है, तुम मेज़ पर बैठो, नाश्ता तैयार होने में बस 5 मिनट लगेंगे। पेरी खामोशी से डाइनिंग रूम में आ गया। वो सोच रहा था कि इस शख्स ने कितनी आसानी से सब सामान तलाश कर लिया है। वो जो कुछ बना रहा था उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और पेरी को महसूस हो रहा था कि उसे किस कदर भूख लगी हुई थी। बारिश, कीचड़, भीगे हुए पेड़ों के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा तेज थी। पेरी के सारे वजूद में मायूसी की लहर दौड़ गई थी। अपनी बेबसी के एहसास से उसने उस पर बेचैनी सी छाने लगी। दरवाज़ा खुला और जिम्मी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। सारा कमरा लजीज खाने की खुशबू से भर गया। जिम्मी ने 2 प्लेटें मेज पर रख दीं जो भुने हुए मीट, तले हुए आलूओं और मटरों से पूरी भरी हुई थी। आओ और शुरू हो जाओ, जिम्मी बेतकल्लुफ़ी से बोला। पेरी उसके सामने बैठ गया और खाने लगा। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बहुत लजीज है। इसका मतलब कि जिम्मी बहुत अच्छा खाना पकाना जानता है। उसने यूं ही कह दिया, जिम्मी तुम तो खाना पकाने में माहिर हो। शुक्रिया, वो खाने से भरे मुंह से बड़ी मुश्किल से बोला। वो इस तरह वहशियों की तरह खा रहा था जैसे कोई भेड़ या हड्डियाँ चबाता है। फिर उसने कपों में कॉफ़ी उड़ेली और सुड़ुक सुड़ुक की आवाज़ के साथ बड़े बड़े घूंट लेने लगा। उसके वहशी अंदाज से पेरी की भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसे घिन आने लगी। उसने आधा खाना बीच में ही छोड़ दिया। अलबत्ता वो भेड़िया अपनी प्लेट का सारा खाना अपने पेट के दोज़ख में झोंक चुका था। उसने टिश्यू पेपर से हाथ पोंछे और कमर से रिवॉल्वर निकालकर पेरी की तरफ तान दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? पेरी ने घबरा कर कहा। उसका गला सूख गया था। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं रिवॉल्वर की एक गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतारने में ज़रा हिचकिचाऊंगा नहीं। वो किसी वहशी दरिंदे की तरह गुर्राया। तुम्हें रिवॉल्वर निकालने की ज़रूरत नहीं, पेरी ने हिम्मत करके कहा। मैं तुम्हारी दया पर हूँ और तुम्हारी मदद के लिए मजबूर हूँ। समझदार आदमी लगते हो, जिम्मी ने कहा और रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में रख लिया। तुम काबिल आदमी हो, फिल्मों की कहानियाँ लिखते हो, इनके बदले तुम यह ऐश्वर्य हासिल कर सकते हो। जैसा शानदार यह घर है तुम्हारा, ऐसे और भी घर होंगे तुम्हारे। तुम सोच भी नहीं सकते कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसे कैसा महसूस होता है। पेरी स्तब्ध बैठा जिम्मी की तरफ देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अंदाज़ा हो चला था कि उसकी जरा सी असावधानी उस जुनूनी आदमी को किसी हिंसक कदम उठाने के लिए उकसा सकती है। जिम्मी उसकी तरफ घूरते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या मालूम कि खाली हाथ और खाली पेट कितनी बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। देखो जिम्मी, तुम्हारी उम्र ही क्या है? मेरा ख्याल है 23-24 से ज़्यादा नहीं होगी। मैं तुमसे 15 साल बड़ा हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी तुम्हारी तरह खाली हाथ और खाली जेब था और कुछ भी करना नहीं जानता था, ना चाहता था। लेकिन जब मेरे माँ बाप एक प्लेन क्रैश में मारे गए तो मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपने अंदर लिखने की योग्यता पाई और इसे बेहतरीन बनाने के लिए मैंने पेट की आग बुझाने के लिए रेस्टोरेंट में प्लेटें तक धोई, वेटर का काम किया, सड़कों पर झाड़ू भी लगाई और बस में कंडक्टरी भी की। यहाँ तक कि मेरी एक किताब छप गई। किस्मत ने मेरा साथ दिया और पाठकों में किताब पसंद की गई। इस तरह मेहनत करते करते मैं धीरे धीरे 16 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि खाली पेट और खाली पेट की मुसीबत कितनी बड़ी होती है। जिम्मी गौर से पेरी की बातें सुनता रहा था। फिर वो हाथ झाड़ कर उठा और बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। फिर किचन से बर्तन धोने की आवाज़ आने लगी। पेरी ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और सोचने लगा कि बहुत सावधानी से काम लेना होगा। यह तो ऐसा ही था जैसे घर में कोई आदमखोर शेर घुस आया हो। उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए कि वो उत्तेजित होकर उस पर हमला करे। जिम्मी किचन से वापस आया और एक कुर्सी पर बैठकर कड़वाहट से बोला, मुझे कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहना होगा जब तक कि बारिश ना रुक जाए। अच्छी बात है, इस गंदे मौसम में मैं भी कहीं आ जा नहीं सकता, पेरी ने जवाब दिया और आदतानुसार उठकर टीवी चला दिया। खबरों का वक्त हो रहा था। दोनों खामोशी से बैठे खबरें सुनते रहे। अचानक खबरें पढ़ने वाला रुक कर बोला, अब आप सबको पुलिस की तरफ से एक ज़रूरी सूचना।
फिर वो सूचना पढ़कर सुनाने लगा। चेट लोगन, जिसने 6 लोगों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, कस्बे में ही कहीं छुपा हुआ है। उसने उस पुलिस वाले की वर्दी पहन रखी है जिसे उसने कत्ल कर दिया है। उसकी उम्र 24 साल और जिस्म मजबूत है। उसके बाल भूरे हैं और उसके बाजू पर कोबरा नाग की तस्वीर गुदी हुई है। जहाँ कहीं भी नजर आए, इसकी इत्तला फौरन पुलिस को करें। उसके पास हथियार है और वो बहुत ही खतरनाक है। उसके गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद करें। यह सूचना हर घंटे बाद प्रसारित की जाएगी। जिमी ने उठकर टीवी बंद कर दिया और पैरी की तरफ देखा। पैरी की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ रही थी। उसके कानों में अनाउंसर के शब्द झनझना रहे थे। उसका गला सूख रहा था, हाथों में पसीना आ रहा था। पैरी ने खुद पर काबू आने की कोशिश करते हुए लहजा शांत रखने की कोशिश की। तो जिम्मी, चेट लोगन तुम ही हो? और कौन हो सकता है? जिम्मी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला। इस कोबरा की तस्वीर ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। जब मैं 15 साल का था तो उठाई गिरोह के एक गिरोह में शामिल हो गया था। हम सब खुद को कोबरा कहते थे और हम सब ने अपने बाएं बाजुओं पर कोबरा की तस्वीरें गुदवाई थी। यह भी अजीब बेवकूफ़ी थी। उस वक्त हम इनमें अपनी शान समझते थे, लेकिन अब यह भी हमारा निशाना बन गया है, शिनाख्त बन गया है हमारी, जिसके जरिए पुलिस हमारे पीछे लगी रहती है। लेकिन क्या तुमने वाकई 6 लोगों का कत्ल किया है? हाँ, उसने बड़ी लापरवाही से सिर हिलाया। क्या फ़र्क पड़ता है भला 6 लोगों के कत्ल हो जाने से, जबकि दुनिया में हर वक्त लोग एक दूसरे को मारने में लगे ही रहते हैं। वो सब के सब निरे अहमक थे। मेरे साथ उलझने की कोशिश ना करते तो उनकी जान बची रह सकती थी। जो लोग मुझसे उलझने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें माफ़ नहीं करता। खुशकिस्मत हो कि तुम 7वें नहीं हो। खुशकिस्मत? पेरी ने सूखे गले से पूछा। हाँ, खुशकिस्मत, क्योंकि तुमने मुझसे उलझने की कोशिश नहीं की। वैसे भी तुम्हें मारने के बजाय तुम्हें जिंदा रखने में मेरा फ़ायदा है, क्योंकि पुलिस मुझे ढूंढती हुई यहाँ ज़रूर आएगी। उस वक्त तुम उन्हें बताओगे कि तुम यहाँ अकेले हो। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो 7वां नंबर तुम्हारा होगा। पेरी ने उसके वहशी चेहरे पर से नज़रें हटा ली। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो किसी पिंजरे में कैद हो। यह शख्स कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी वक्त भी कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता था। 6 कत्ल उसके लिए मामूली बात थी। वो कितनी लापरवाही से जिक्र कर रहा था। मिस्टर पेरी, जिम्मी ने उसे मुखातिब किया तो पेरी चौंका। इस वक्त कितनी रकम है तुम्हारे पास? 500 से ज़्यादा नहीं है। अगर तुम्हें और रकम की ज़रूरत पड़े तो तुम क्या करोगे? जिम्मी ने अपनी वहशी आंखें पेरी पर गाड़ दी। मैं बैंक से रकम मांग सकता हूँ, पेरी ने ज़बरन मुस्कुराते हुए कहा। उसने लंबी सी हूँ की। अभी कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। जिम्मी खड़ा हुआ, उसकी खूनी निगाहों से पेरी की तरफ देखा और रिवॉल्वर हाथ में ले लिया और बोला, इस वक्त पुलिस के सिवा और कोई नहीं हो सकता। जाओ और जाकर उनसे बात करो। याद रखना, कोई होशियारी की तो। उसने रिवॉल्वर लहराया। मेरा निशाना बड़ा पक्का है। पेरी के स्नायु तन गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चलो। जिमी ने रिवॉल्वर की नाल से दरवाजे की तरफ इशारा किया। पेरी अपनी सांसों पर काबू पाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेयर रॉय एक पुलिस ऑफिसर के साथ सामने खड़ा था। हेलो, रॉस ने उससे हाथ मिलाया। आप कब आए मिस्टर पेरी? मैं रात को ही आया हूँ, पेरी ने अपने चेहरे को भावहीन रखते हुए मुश्किल से कहा। यहाँ घर वगैरह सब ठीक है ना? रॉस ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। हाँ, सब ठीक है। रोजी का मेरा शुक्रिया कह देना, वो घर का बहुत ख्याल रखती है। शुक्रिया की कोई बात नहीं मिस्टर पेरी, ये सब तो फ़र्ज समझ कर करती है, रॉस ने जवाब दिया। कॉफ़ी चलेगी? पेरी ने सभ्यतावश पूछा। वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल नज़र आना चाहता था। दिल तो बहुत चाहता है, मगर हम आपके घर को कीचड़ भरे जूतों से गंदा नहीं करना चाहते, रॉस ने कहा। कोई बात नहीं, जूते बाहर ही उतार दें, पेरी ने कहा और दिल में परेशान हो गया। उसने तो यूं ही उनसे कॉफ़ी के लिए पूछ लिया था और वो थे कि फ़ौरन तैयार हो गए थे। जैसे जैसे वो अंदर आने के लिए जूते उतार रहे थे, पेरी का दिल डूब रहा था। न जाने इन लोगों को देखकर उस जुनूनी कातिल की क्या प्रतिक्रिया हो। पेरी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और उसने चारों तरफ देखा। जिम्मी कहीं नहीं था। न जाने वो कहाँ छुपा हुआ था। पेरी का दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। अगर वो रॉस को हल्का सा संकेत दे दे कि जिम्मी यहीं छुपा हुआ है तो रॉस न जाने क्या करेगा और वो खुद अपनी जान किस तरह बचाएगा। पेरी और सोचने के लिए किचन में दाखिल हुआ। उसने कॉफ़ी गर्म करने के लिए गैस का चूल्हा जलाया। आग के शोलों को देखकर उसे ख्याल आया कि वो आग से खेल रहा है।
इसके साथ ही उसके दिल में यह उमंग भी जाग रही थी कि ये तमाम घटनाएं एक बेहतरीन सनसनीखेज स्क्रीन प्ले का आधार बन सकती हैं, बशर्ते कि वो खुद इन्हें लिखने के लिए जिंदा बच पाए। कॉफ़ी गर्म हो गई तो पैरी ने उसे 2 बड़े मगों में उड़ेला और उन्हें ट्रे में रखकर लाउंज में ले आया, जहां रॉस और पुलिस ऑफिसर बड़ी संदिग्ध निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। भाई आप खड़े क्यों हैं? कोई तकल्लुफ़ ना करे और आराम से बैठ जाएं। पैरी ने कॉफ़ी के मग उनके हाथ में थमाते हुए बोला। आप दोनों इस बारिश में रात के वक्त क्या करते फिर रहे हैं? हम लोग एक कातिल का पीछा कर रहे हैं। उसने 1-2 नहीं, पूरे 6 कत्ल किए हैं। हम इर्द गिर्द तमाम तलाशियां ले चुके हैं। हमारा ख्याल है कि वो खूनी यहीं कहीं किसी फार्म हाउस में छुपा है, क्योंकि हाईवे पर हमने नाके लगाए हुए हैं। रॉस ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। पैरी अंदर ही अंदर कांप गया, लेकिन अपने चेहरे को नॉर्मल रखते हुए बोला, यह शख्स वही तो नहीं जिसके बारे में रेडियो और टीवी पर ऐलान हो रहा है? हाँ वही, रॉस ने कहा और बोला, मिस्टर पैरी, क्या आपको जो उल्लास याद है? हाँ क्यों नहीं, जिसका माल्टो का फार्म है। पैरी बोला, मैं जब भी यहाँ आता हूँ उससे ज़रूर मिलता हूँ। कातिल उनके फार्म में घुस गया था और उसने जो उल्लास उसकी बीवी और बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला है। फार्म में बिखरे पड़े हैं वो तीनों। ओह खुदाया, पैरी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी डिप्टी गश्त पर था, न जाने किस तरह उसका कातिल से सामना हो गया और गश्त पर गए दोनों पुलिस वालों को उसने कत्ल कर दिया। उसने मेरे डिप्टी की वर्दी पहन रखी है और उसका रिवॉल्वर भी उसके पास है। हमारी सूचना के मुताबिक उसने किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ली है और न जाने उसने उस कार वाले के साथ क्या किया होगा, लेकिन इस बारे में हमें यकीन है कि वो इसी इलाके में छुपा हुआ है, क्योंकि हाईवे पर हमने पूरी नाकाबंदी कर रखी है, रॉस ने बताया। पैरी की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। पैरी को यकीन था कि जिमी हाथ में रिवॉल्वर लिए छुपा खड़ा उनकी बातचीत जरूर सुन रहा होगा। कोई भी बात उसे भड़काने वाली हुई तो वह 3 कत्ल और करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। पैरी गुम सा बैठा रहा और जवाब में उसने कुछ भी नहीं कहा। शेरिफ रॉस कॉफ़ी ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ और बोला, शुक्रिया मिस्टर पैरी, क्या आप कुछ दिन यहीं रहेंगे? हाँ, करीब 2 हफ्ते। पैरी बड़ी मुश्किल से ये शब्द उगले। अच्छा ठीक है, मैं रोजी से कह दूंगा वो आपसे मुलाकात करती रहे और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो उपलब्ध करवा दे, रॉस ने खुश दिली से कहा। नहीं मिस्टर रॉस, शुक्रिया, फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पैरी बौखला कर बोला। मैं आपकी मिसेज से खुद मिलने आऊँगा, उन्हें तकलीफ़ ना दें। मेरा ख्याल है कि बारिश का यह सिलसिला 1-2 दिन और चलेगा, शेरिफ रॉस ने दरवाजे से निकलते हुए कहा। पैरी उनके साथ चला। उसका दिल चाह रहा था कि किसी तरह रॉस को जिमी के बारे में बता दे, लेकिन उसकी दहशत पैरी के दिल में कुछ इस तरह बैठी हुई थी कि वो फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि उन्हें किस तरह आगाह करे और उसके नतीजे क्या होंगे। वो दोनों बहुत गौर से पैरी की तरफ देख रहे थे, कुछ ऐसे जैसे किसी बात का अंदाज़ा लगाना चाहते हों, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। पैरी से भी बोला नहीं गया और वो विदा हो गए। पैरी का जी चाहा कि वो भी भागकर उनके साथ चला जाए और इस खौफनाक ख्वाब से बाहर निकल आए। उसने गेट की तरफ देखा। शेरिफ और उसके साथी बारिश में भीगते हुए चले जा रहे थे। बहुत खूब पैरी, शाबाश, उसे बिल्कुल करीब से जिमी की घृणित आवाज़ सुनाई दी। पैरी उछल पड़ा और उसने घबरा कर देखा जिमी हाथ में रिवॉल्वर लिए उसके बराबर खड़ा हुआ था। शाबाश, तुमने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब वो मरदूत पुलिस वाले यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए हम चलकर आराम करते हैं। जिमी ने रिवॉल्वर से इशारा किया। पैरी भारी कदमों से चलता मजबूरन अंदर आ गया। उसे अभी तक यह पछतावा खाया जा रहा था कि उसने शेरिफ रॉस की मदद हासिल करने का बेहतरीन मौका गंवा दिया है और अब फिर इस मुस्तंडे के रहमो करम पर था। पैरी एक कुर्सी में ढेर हो गया। जिमी ने रिवॉल्वर के हाथों में महारत से घुमाते हुए कहा, तुमने पुलिस वालों को अच्छी तरह टाला है पैरी। इस खुशी में मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या ख्याल है, चिकन बना लिया जाए? पैरी के सब्र का पैमाना छलक गया। वो गुस्से से बोला, मुर्गी के बच्चे, तुझे चिकन की पड़ी है और मैं? उसने दांत पीसे। जालिम वैसी, तुमने मेरे कितने अच्छे दोस्त का कत्ल कर दिया है। जिम्मी हंसा। अब मुझे क्या मालूम था कि वो बेवकूफ़ आदमी तुम्हारा दोस्त है। यह तो उसकी गलती थी कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अगर वो ऐसा ना करता तो ऐसा कर रहा होता। तुम नहीं जानते कि उसने क्या किया। मैं 2 दिन का भूखा था। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उससे खाना मांगा। वो बोला, दफ़ा हो जा गंदे कीड़े, मेरे पास भिखमंगों के लिए कुछ जगह नहीं है। उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर मार कर बंद किया। मैं तो गुस्से से पागल हो गया। क्या वो इतने बड़े घर और फार्म का मालिक
भला मुझे 2 दिन के भूखे को थोड़ा खाना नहीं खिला सकता था? मुझे सामने एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और लात मारकर दरवाज़ा खोला। वो दोनों मियाँ बीवी खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे। उनके सामने गरम गरम खाना पड़ा था। मेरा पारा और चढ़ गया। मैंने दोनों को वहीं काट डाला। उसी वक्त उनकी बेटी सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई। माँ बाप का हाल देखकर वह भी चीखने लगी। मैंने उसका भी काम तमाम कर दिया और फिर वो खाना जो उन्होंने मुझे देने से इनकार किया था, पेट भर कर खाया। अब तो मैं खूब ताकतवर था। पुलिस से मुकाबला करने में मुझे खूब मजा आएगी।